हेलो बच्चों, स्वागत है आपका भूगोल की क्लास में। मैं आकांक्षा सोनकर, भूगोल प्रवक्ता, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज छोटी जुबली से। आज हम क्लास 12 की भूगोल पढ़ेंगे। तो जो आपकी पहली किताब का पहला अध्याय है, मानव भूगोल की मूल सिद्धांत, उसका पहला अध्याय आज हम करेंगे। मानव भूगोल, प्रकृति और विषय क्षेत्र। तो आइए सबसे पहले देखते हैं वो कौन से मुख्य बिंदु हैं जिन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे भूगोल क्या है एवं प्रमुख शाखाएं, जिसे आप क्लास 11 में भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत में कर चुके हैं। हम इसे एक बार पुनः दोहराएंगे। फिर मानव भूगोल का परिचय, मानव भूगोल की प्रकृति, मानव का प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण, और सबसे आखिर में हम करेंगे नव निश्चयवाद। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले भूगोल क्या है एवं इसकी प्रमुख शाखाएं। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग यूनानी विद्वान इराटोस्थीन्स ने किया था। भूगोल, जिसे आप इंग्लिश में ज्योग्राफी कहते हैं, ये दो यूनानी शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी। जियो का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ है वर्णन। तो पृथ्वी के वर्णन को ही बच्चों भूगोल कहते हैं। इसकी दो प्रमुख शाखाएं हैं, एक है भौतिक भूगोल जिसे आप पहले पढ़ चुके हैं, और दूसरी है मानव भूगोल जिसे हम अभी करेंगे। तो आइए थोड़ा सा चर्चा करते हैं भूगोल के ऊपर। भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का वर्णन करता है, जो मैं आपको अभी समझा चुकी हूँ। एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में भूगोल समाकलनात्मक है। क्यों? क्योंकि आप इसमें सिर्फ एक चीज नहीं बल्कि बहुत सारी चीजों को मिला के पढ़ते हैं। आनुभविक है क्योंकि ये तथ्यों पर नहीं बल्कि प्रयोगों पर और व्यवहारिक अनुभवों पर आधारित है। एवं व्यवहारिक है, ये आचरणवाद पे आधारित है, मनुष्य कैसा आचरण करता है प्रकृति के साथ। अतः भूगोल की पहुंच बच्चों बहुत विस्तृत है। इसमें आप किसी भी घटना या परिघटना का, जो समय और जगह के हिसाब से निरंतर बदलती रहती है, आप इसका भौगोलिक ढंग से अध्ययन करते हैं भूगोल में। अब बच्चों, आपको यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगी जिसे आप पहले भी कर चुके हैं, कि भूगोल का जब विकास हो रहा था एक विषय के रूप में, तो ये एकाएक तो नहीं हो गया, इसमें काफी समय लगा। तो उस समय अलग अलग जगहों से बहुत सारी अलग अलग विचारधाराएं आ रही थी, जिसने द्वैतवाद को जन्म दिया। फिर चर्चा हुई कि भूगोल का जो विषय है ये कैसा होना चाहिए। एक विषय के रूप में भूगोल सैद्धांतिक होनी चाहिए, यानी कि सिद्धांतों पे आधारित होनी चाहिए, या फिर विवरणात्मक होनी चाहिए। इसके बाद अब ये प्रश्न उठा कि जो भूगोल के अध्ययन करने की उपागम है वो कैसे होने चाहिए, प्रादेशिक होने चाहिए या फिर क्रमबद्ध होने चाहिए। अब प्रादेशिक उपागम में क्या है, इसमें बच्चों हम किसी विशेष क्षेत्र या प्रदेश का अध्ययन करते हैं, और क्रमबद्ध उपागम में हम पूरी पृथ्वी पे कोई एक विषय लेते हैं और उसका हम भौगोलिक ढंग से अध्ययन करते हैं। यहाँ पर आपको एक उदाहरण देती हूँ, जैसे कि जब हम बात करते हैं प्रादेशिक उपागम की, तो मान लीजिए आपने इसमें विषय जो चुना वो है केरल का जीवन। भारत का एक राज्य है केरल। तो जब आप इसमें केरल के जीवन के बारे में पढ़ेंगे, तो जो केरल की जनसंख्या है, जो वहाँ का वन्य जीवन है, जो वहाँ की भूमि है इत्यादि, इन सब चीजों के बारे में आप प्रादेशिक उपागम द्वारा पढ़ेंगे। जब हम बात करते हैं क्रमबद्ध उपागम की, तो इसमें पूरी पृथ्वी पर कोई हम एक विषय ले लेंगे। जैसे हमने ले लिया वन्य जीवन, तो हम पूरी पृथ्वी पे जो वन्य जीवन है इस विषय के बारे में क्रमबद्ध तरीके से इसका अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। मानव भूगोल का परिचय। अब बारी आती है मानव भूगोल, जो कि भूगोल की एक प्रमुख शाखा है। ये है क्या? पृथ्वी जिस पर मनुष्य रहता है, ये क्या है? ये मनुष्य का घर है। इसलिए हर वो तत्व जो मनुष्य को पोषित करता है, जो हमें पालता है, हम इसका अध्ययन करते हैं मानव भूगोल में।
तो मानव भूगोल एक तरह से प्रकृति और मनुष्य के अंतर संबंधों का अध्ययन है। इसमें एक बहुत महान विद्वान है अपने समय के राइटजल, इन्होंने परिभाषा दी है मानव भूगोल की। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। इन्होंने यहाँ पर संश्लेषण पे जोर दिया। क्यों? क्योंकि संश्लेषण में आप एक चीज को दूसरी चीज के साथ जोड़ के पढ़ते हैं। यहाँ पर आप प्रकृति को मनुष्य के साथ जोड़ के पढ़ रहे हैं। जो मनुष्य है, उसका समाज है और प्रकृति, इनके आपस के संबंध को आप यहाँ पर पढ़ेंगे। इसी तरह एलिन सैंपल ने एक दूसरी परिभाषा दी है। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यहाँ पर सैंपल ने पृथ्वी को अस्थिर कहा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी सदैव बदलती रहती है। जैसे मान लीजिए आज कोई ऐसी जगह है जहां पर पहाड़ है, हो सकता है आने वाले कई 100 सालों में वहां पर ये पहाड़ ना रह जाए, वहां मैदान बन चुका हो या कोई नदी वहां से बह रही हो। इसीलिए पृथ्वी अस्थिर है। उन्होंने मानव को क्रियाशील कहा क्योंकि मनुष्य हमेशा कोई ना कोई काम में, किसी ना किसी विकास में लगा रहता है। तो इनके आपस का हम अध्ययन करते हैं, जो इनके संबंध हैं, जो हमेशा समय और जगह के हिसाब से परिवर्तनशील हैं। तो इसका अध्ययन हम करते हैं मानव भूगोल में। इसी तरह विडाल डी लेब्लाश ने भी अपनी परिभाषा में बताया कि पृथ्वी को बहुत सारे भौतिक नियम नियंत्रित करते हैं और पृथ्वी पर जो जीव पाए जाते हैं, इनके आपस के संबंधों और अंतर क्रियाओं का संश्लेषण हम करते हैं मानव भूगोल में। तो बच्चों, इसके पहले आपने भौतिक भूगोल में बहुत सारे भौतिक तत्वों के बारे में पढ़ा होगा। इसमें आपने जलवायु के बारे में पढ़ा होगा, स्थल आकृति, जल, वनस्पति। और मानव भूगोल में हम मनुष्य के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो भौतिक तत्व हैं, यही हमारी भौतिक पर्यावरण है, हमारी प्रकृति है। अब कैसे ये भौतिक पर्यावरण मनुष्य को प्रभावित करता है और बदले भी मनुष्य कैसे इस भौतिक पर्यावरण को प्रभावित करता है, ये जो संबंध है, इनकी आपस की जो अंतर क्रियाएं हैं, इनको हम पढ़ते हैं मानव भूगोल में। यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ आपको बच्चों। मान लीजिए कोई ऐसी जगह है जहाँ की जलवायु बहुत विषम है, या तो वहाँ बहुत ठंडी पड़ती है, या बहुत गर्मी पड़ती है, या वहाँ पर बहुत बारिश होती है। तो क्या ऐसी जगह पर मनुष्य रहना पसंद करेगा? नहीं, वो ऐसी जगह पर रहना पसंद करेगा जहाँ की जलवायु सम है। तो देखिए कैसे यहाँ पर जलवायु मनुष्य को, मानव जीवन को प्रभावित करती है। अब देखते हैं कि मनुष्य कैसे प्रकृति को प्रभावित कर रहा है। आप देख रहे होंगे कि सभी पेड़ों की कटाई बहुत तेजी से हो रही है। अगर हमें हाईवे बनाना है तो पेड़ कट रहे हैं, या हमें कहीं कोई उद्योग स्थापित करना है तो किसानों की जमीन लेकर खूब तेजी से पेड़ कट रहे हैं, जिससे प्रदूषण बढ़ रहा है, वैश्विक तापन हो रहा है, हरितगृह प्रभाव हो रहा है, ओजोन परत का ह्रास हो रहा है। तो ये क्या है? ये वो मानवीय गतिविधियां हैं जिनसे हम प्रकृति को प्रभावित कर रहे हैं। तो बच्चों, ये है मानव भूगोल। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब हम बात करेंगे मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में। ये तो बच्चों आप अच्छे से समझ गए कि मानव भूगोल में हम मनुष्य और प्रकृति के अंतर संबंधों और अंतर क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो हमें प्रकृति से उपहार स्वरूप मिले हैं, जिन्हें हम भौतिक तत्व कहते हैं, जैसे कि भूमि है, जल है, मृदा है, वनस्पति है, आपका समस्त मानव जीवन है, जिसमें आपके सूक्ष्म प्राणी आ गए, आपके जीव जंतु आ गए, मनुष्य आ गए। तो ये सब आपके भौतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। अब आते हैं वो तत्व जिन्हें मनुष्य बनाता है, जिसे हम निर्मित करते हैं। कैसे? प्रकृति हमें बहुत सारे अवसर प्रदान करती है और हम इनका उपयोग करते हैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। तो आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी चीजें दिख जाएंगी जो कि हमने बनाई हैं। कैसे बनाई हैं? प्रौद्योगिकी द्वारा, यानी कि तकनीकी विकास द्वारा। अब वो चीजें क्या हैं? घर, गांव, नगर, रेलों का जाल, सड़कें, एरोप्लेन्स, पानी में चलने वाले जहाज, उपग्रह जो अंतरिक्ष में छोड़े जाते हैं, नहरें जो कि सिंचाई में बहुत मदद करती हैं। तो ये वो सारी चीजें हैं जिन्हें मनुष्य ने बनाया है। कैसे? प्रकृति के नियमों को समझकर। तो बच्चों, ये मानव भूगोल की प्रकृति है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करेंगे दो चरम अवधारणाओं की। ये ऐसी दो संकल्पनाएं हैं बच्चों जो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं,
यानी एक कुछ कहती है तो दूसरी कुछ और कहती है। तो सबसे पहली जो संकल्पना है वो है मानव का प्राकृतिकरण, जिसे पर्यावरणीय निश्चयवाद भी कहते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं इसे एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या होता है। आदि समाज, भौतिक पर्यावरण ही माता प्रकृति, प्रकृति की सर्वोच्चता। ये वो समय था जब हमारे आदि पुरुष रहते थे, यानी कि हमारा आदि मानव का समाज है। यहाँ पर आप प्रकृति की सर्वोच्चता पाएंगे। यहाँ आप देखेंगे कि प्रकृति कैसे मनुष्य को नियंत्रित करती है। मनुष्य प्रकृति से डरता है और मनुष्य प्रकृति की पूजा करता है। वो प्रकृति को माता स्वरूप मानता है, जिसे मदर नेचर कहते हैं। अब जो पहले के आदि पुरुष थे, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये कैसे रहते थे? इनका जो जीवन था ये बहुत ही साधारण था, या कि यूं कहिए कि बहुत ही साधारण से भी नीचे तरीके से ये लोग रहते थे। अपनी जरूरतों को खाली ये पूरा करते थे। क्या खाते थे? कंदमूल खाते थे जो इनको पेड़ों से मिल जाता था। पानी पीना होता था तो नदी से पानी पी लेते थे। कैसे घरों में रहते थे? ये लोग लकड़ी और पत्तियों के घर बनाते थे, वो भी पेड़ों के ऊपर, ताकि रात के समय कोई जंगली जानवर इन पे हमला ना कर पाए। कपड़े कैसे पहनते थे? पत्तियों से, पेड़ों की जो लकड़ियों की छाल होती है, इनसे ये लोग कपड़े बना लेते थे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कैसे उस समय जो हमारे आदि पुरुष थे ये प्रकृति के साथ रहते थे। अब ये लोग प्रकृति से डरते थे। मानिए जंगल में आग लग गई, अब ये लोग क्या करेंगे? अब ये लोग बस इंतजार करते थे कि कैसे प्रकृति खुद इस आग को बुझाएगी। या तो बारिश होगी या तो थोड़े समय बाद आग अपने आप बुझ जाएगी। ये लोग प्रकृति की पूजा करते थे, प्रकृति को अपना सब कुछ मानते थे, प्रकृति को माता स्वरूप इन्होंने दिया। अब जैसे कि अगर बारिश नहीं हो रही है तो ये लोग क्या करते थे? ये लोग मेघराज की पूजा करने लगते थे कि बारिश होने लगे। तो ये वो समय था बच्चों जब प्रकृति ने सब कुछ तय किया हुआ था। प्रकृति निर्णय लेती थी कि मनुष्य कहाँ रहेगा, कैसे रहेगा, वो क्या खाएगा और क्या नहीं खाएगा। आपकी किताब में एक छोटी सी कहानी है ताकि आप इस संकल्पना को अच्छे से समझ पाएं। मैं आपको जल्दी से बताती हूँ कि वो है क्या। एक बेंदा नाम का व्यक्ति है जो जंगल में रहता है। एक गांव है और एक सुबह वो उठता है, छोटी सी लंगोट पहनी होती है उसने, उसके हाथ में कुल्हाड़ी होती है और वो जंगलों में निकल जाता है। क्या करने के लिए निकलता है? वो झूम कृषि करने। उस समय क्या होता था कि एक भूमि का हिस्सा लेकर वो लोग पेड़ों पे आग लगा देते थे। तो जो राख होती थी ये राख मिट्टी को उर्वर बनाती थी और इसके बाद वो लोग उस पे छोटे से हिस्से पे वो लोग कृषि करते थे, हल्की फुल्की, जैसे कि आलू बो दिया या शकरकंद बो दी। तो यहाँ पर वो अपने साथियों के साथ झूम कृषि करने के बाद आगे जब बढ़ता है तो उसे बहुत सारे महुआ के पेड़, साल सागौन के पेड़ दिखाई देते हैं। तो वो अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली महसूस करता है कि मैं कितना खुश नसीब हूँ। अगर मुझे धूप लगती है तो मैं पेड़ों के नीचे थोड़ा सा छाए में विश्राम कर सकता हूँ। फिर उसे प्यास लगती है तो वो नदी के पास जाता है, नदी का पानी पी लेता है। भूख लगती है तो पेड़ों से कंदमूल लेके खा लेता है और उन्हीं वनों से, उन्हीं जंगलों से वो थोड़ी बहुत जड़ी बूटियां इकट्ठी कर लेता है कि कभी अगर कोई बीमारी आती है या उसको कोई चोट लगती है या उसके साथियों को, तो उन जड़ी बूटियों का वो इस्तेमाल करेगा। थोड़ी देर बाद उसे और उसके साथियों को ऐसा लगता है कि कुछ खटपट होती है, तो वो समझ जाते हैं कि कुछ बाहरी लोग आए हैं जिनसे उन्हें खतरा हो सकता है। तो वो पेड़ों के पीछे जाके छुप जाते हैं। ऐसे छुप जाते हैं मानो जैसे उनकी आत्मा उसी प्रकृति में विलीन हो गई हो। तो यहाँ पर इस कहानी से आपको ये समझ में आया होगा कि उस समय जो मनुष्य थे वो कैसे प्रकृति के साथ रहते थे, कोई छेड़छाड़ नहीं करते थे। तो ये है मानव का प्राकृतिकरण। अब जो दूसरी संकल्पना है वो है प्रकृति का मानवीकरण, जिसे हम संभववाद कहते हैं। ये जो अवधारणा है ये मानव का प्राकृतिकरण से बिल्कुल ऑपोजिट है, विपरीत है। देखिए इसमें क्या होता है। आधिपत्य की स्थिति, स्वतंत्रता की अवस्था, तकनीकी एवं कृषि विकास। अब इसमें क्या है, इसमें तकनीक का सहारा लेकर, प्रौद्योगिकी का सहारा लेकर मनुष्य ने प्रकृति के साथ बहुत सारी क्रियाएं करी। अब क्योंकि तकनीकी विकास हुआ तो कृषि का विकास भी हुआ। तो यहाँ पर आधिपत्य की स्थिति आ गई, यानी मनुष्य ने समझा कि हम जो भी चाहें इस प्रकृति के साथ कर सकते हैं। स्वतंत्रता की अवस्था, मनुष्य स्वतंत्र है, हम जिस भी चीज का चाहें हम उसका विकास कर सकते हैं।
यहाँ पर वो स्वतंत्र है, इसीलिए इसे संभववाद का भी नाम दिया गया। उदाहरण के तौर पे जैसे मनुष्य ने घर्षण और ऊष्मा के नियमों को जानने के बाद आग की खोज करी। उसी तरह डीएनए और आनुवांशिक रहस्यों को समझने के बाद बहुत सारी बीमारियों का इलाज मनुष्य ने ढूंढ निकाला। वायु गति के नियमों को समझने के बाद खूब तेज गति से चलने वाले प्लेन बना डाले, नहर बनाए, अंतरिक्ष में उपग्रह छोड़ने लगे। तो ये क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से प्रकृति जो अवसर मनुष्य को प्रदान करती है, उनका उपयोग करके धीरे धीरे मनुष्य ने प्रकृति का मानवीकरण कर डाला और प्रकृति पर एक तरह से पूरी छाप मनुष्य की दिखने लगी। इसको भी समझाने के लिए एक छोटी सी कहानी आपकी किताब में है, फट से हम लोग उसे सुनते हैं। एक किरी नाम की महिला है जो 58 साल की है। वो बहुत ठंडी जगह रहती है, बहुत बर्फ गिरती है वहां। तो एक सुबह वो उठती है अपने ऑफिस जाने के लिए, कार का गर्म एसी ऑन करती है और फट से अपने विश्वविद्यालय पहुंच जाती है, जो डोम के आकार का है और वो शीशे का बना हुआ है। तो जब ठंड पड़ती है बर्फ अंदर नहीं आती, लेकिन जब धूप निकलती है तो वो गर्मी अंदर आती है, उन लोगों को मिलती है। अब क्योंकि वो ठंडी जगह है तो वहां पर कोई ज्यादा फल या सब्जियां तो होती नहीं है, लेकिन फिर भी केले की मेज पे कीवी और केले इन जैसे कुछ फल पड़े होते हैं जो आसपास के गर्म प्रदेशों से प्लेन द्वारा मंगाए जाते होंगे। फिर पल भर में केरी क्या करती है, अपना कंप्यूटर खोलती है और नई दिल्ली में जो उसकी सहेलियां रहती हैं वो उनके साथ चैटिंग करने लग जाती है। फिर लंदन जाती है तो फट से प्लेन पकड़ लेती है और शाम को वापस अपने घर समय से प्लेन पकड़ के आ जाती है ताकि उसका जो मन पसंदीदा नाटक है वो छूट ना जाए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कैसे तकनीक के सहारे केरी एक बहुत ही अच्छा और बढ़िया जीवन जी रही है तो वो 58 साल की, लेकिन बाकी क्षेत्रों में रह रही जो 30 साल की महिलाएं हैं वो उनसे भी जवाब दिखती है। तो ये जो आपकी संकल्पना है, इसको ये कहानी बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाती है। ये बात हो गई दो चरम अवधारणाओं की। अब बच्चों हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। अब हम बात करेंगे नव निश्चयवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद की। अब हुआ क्या, ये जो पहली अवधारणा थी जिसे हम पर्यावरणीय निश्चयवाद कहते हैं, इसमें प्रकृति सब कुछ नियंत्रित कर रही है, ये अवस्था भी सही नहीं है क्योंकि मानव का विकास तो जरूरी है। दूसरी अवस्था में क्या हुआ, यहाँ पर मनुष्य ने प्रकृति का मानवीकरण कर डाला, कहीं ना कहीं प्रकृति को वो नुकसान पहुंचाने लगा, ये भी ठीक नहीं है। तो एक बीच का रास्ता ग्रिफिथ टेलर ने ढूंढ निकाला। ग्रिफिथ टेलर एक बहुत महान विद्वान है। उन्होंने कहा कि ये जो दोनों अवधारणाएं हैं ये दोनों ही उपयुक्त नहीं है, तो हम एक मिडिल वे पाथ, एक बीच का रास्ता निकालते हैं, जिसे उन्होंने नाम दिया नव निश्चयवाद का। इन्होंने रुको और जाओ निश्चयवाद से भी इसको पुकारा। अब इसमें ये क्या कहते हैं, उन सीमाओं का जो पर्यावरण की हानि ना करती हो संभावनाओं को उत्पन्न किया जा सकता है। इसमें उन्होंने कहा कि मनुष्य को प्रकृति बहुत सारे अवसर देती है जिनका प्रयोग मनुष्य करता है और अपनी जरूरतों को पूरा करता है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि कुछ सीमाएं हो और उन सीमाओं में रहकर मनुष्य कई सारी संभावनाओं को उत्पन्न कर सकता है। यानी कि इनका कहने का अर्थ था कि प्रकृति को भी नुकसान ना पहुंचे और मनुष्य जो विकास कर रहा है, मनुष्य जो तकनीकी विकास कर रहा है, जो मनुष्य का एक तरह से बौद्धिक विकास हो रहा है, ये सारी चीजें भी उतनी ही जरूरी हैं। क्योंकि ये जो तकनीकी विकास है, बौद्धिक विकास है, सांस्कृतिक विकास है, ये सब बहुत जरूरी है किसी भी समाज के लिए, किसी भी सोसाइटी के लिए। तो उन्होंने आगे कहा, अंधाधुंध रफ्तार दुर्घटनाओं से मुक्त नहीं होता है। उन्होंने कहा कि अगर हम अंधाधुंध इसी तरह से नई नई खोजें करते गए, अगर हम नई नई चीजें विकसित करते गए, तो फिर दुर्घटनाएं तो होंगी ही। क्योंकि अगर आपका कंट्रोल नहीं है आपकी रफ्तार पर, तो जाहिर सी बात है कि एक्सीडेंट्स होने निश्चय हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है कि कैसे मनुष्य और प्रकृति ये एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना ये अधूरे हैं। इसीलिए प्रकृति और मनुष्य को समग्रता के साथ ही देखना चाहिए। मनुष्य को प्रकृति के साथ रहना ही है, इसीलिए हमें प्रकृति के साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है।
तो एक बहुत ही सुंदर संकल्पना है बच्चों, जो कि आपको बहुत कुछ सिखाती है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। यहाँ पर बच्चों आप एक चित्र देख रहे हैं। अभी भी हम नव निश्चयवाद की ही बात कर रहे हैं। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि एक तरफ गांव का दृश्य है। यहाँ पर आपको बहुत सारे पेड़ पौधे दिखेंगे, खेत खलियान दिख रहा है, हरा भरा है, प्रकृति कितनी सुंदर लग रही है। और अगला जो चित्र है, यहाँ पर आप देखेंगे कि एक सड़क जा रही है, हाईवे, और आसपास सब बिल्कुल वीरान है, पेड़ पौधे आपको ज्यादा नहीं दिख रहे, एक तरह से सब कट चुके हैं। तो ये आपको बताने के लिए है कि पहले क्या था और आज का दृश्य क्या है। इसे आप समझ सकते हैं कि हमारी प्रकृति को आज के समय में कितना नुकसान पहुंच चुका है। ग्रिफिथ टेलर ने नव निश्चयवाद को रुको और जाओ सिद्धांत का नाम दिया। क्यों? उन्होंने कहा जिस तरह से जब हम सड़कों पे चलते हैं तो वहां पर ट्रैफिक के बहुत सारे नियम होते हैं। एक लाल बत्ती होती है, हरी बत्ती होती है, पीली बत्ती होती है। तो लाल बत्ती जब जलती है इसका मतलब होता है कि आप रुक जाइए। जब पीली बत्ती जलती है तो यानी कि आप रेडी हो जाइए। और जब हरी बत्ती जलती है तो वो संकेत देती है कि अब आप आगे चल सकते हैं। तो ग्रिफिथ टेलर ने कहा कि यही संकेत जब प्रकृति हमें देती है तो हमें भी प्रकृति की सुननी चाहिए। जब प्रकृति लाल संकेत देती है तो यानी कि रुक जाओ। थोड़ा सा तो समय प्रकृति को चाहिए कि वो अपने आप को रिसाइकिल कर पाए, अपने आप को रूपांतरित कर पाए। क्योंकि अगर हम नहीं रुकेंगे, अगर हम अंधाधुंध भागते गए तो फिर दुर्घटनाएं होनी निश्चित है। अब ये किस तरह की दुर्घटनाएं हैं देखते हैं। वैश्विक तापन हो रहा है। जो हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, इसका जो तापमान है ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आपको महसूस होता होगा कि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, बारिश समय से नहीं आती, कोई मौसम समय से नहीं पड़ता। फिर हरितगृह प्रभाव, ये क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि इतना ज्यादा जो प्रदूषण हो रहा है ये हरितगृह प्रभाव को बढ़ावा दे रहा है। साथ ही साथ जो हिम नदियां हैं ये पीछे हट रही हैं। इतनी गर्मी, इतने ज्यादा तापमान के कारण हिम नदियां पिघल रही हैं, इतना प्रदूषण हो रहा है। तो ये सब प्रकृति को जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है मनुष्य द्वारा, एक तरह से पृथ्वी में असंतुलन की स्थिति पैदा कर रहे हैं। तो यहाँ पर ग्रिफिथ टेलर यही समझाना चाहते हैं कि ये जो असंतुलन की स्थिति है ये ना रह जाए। इसीलिए उन्होंने कहा कि एक बीच का मार्ग हम लोग चुनते हैं, एक बीच का रास्ता चुनते हैं, जहां पर मनुष्य पूरी तरह से प्रकृति पर भी निर्भर नहीं है और साथ ही साथ उसको जो भी विकास करने हैं, उसको जो भी डेवलपमेंट्स करनी है वो उसे भी कर सके। लिखा है सीमाओं में रहते हुए संभावनाओं को उत्पन्न किया जा सकता है। यानी कि प्रकृति हमें बहुत सारे उपहार स्वरूप प्रकृति ने हमें संसाधन दिए हैं, जैसे कि भूमि हो गई, जिसे आप लैंड कहते हैं, जल हो गया, वनस्पतियां हो गई। तो ये जो हमें उपहार स्वरूप प्रकृति से इतनी सारी चीजें मिली हुई हैं, इनका हम बहुत ही सावधानी के साथ उपयोग करें। क्योंकि अगर हम सावधानी नहीं बरतेंगे तो एक ऐसा समय आएगा कि हो सकता है कि ये संसाधन पूरी तरह से खत्म हो जाएं या नष्ट हो जाएं, और हमें ऐसा नहीं होने देना है। जैसा कि मैंने आपको बोला कि प्रकृति और मनुष्य ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना ये अधूरे हैं, है ना। तो सामंजस्य बैठा के चलना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि मनुष्य जो भी चीजें करता है, जो भी वो प्रयोग करता है या जो भी डेवलपमेंट्स करता है ना, जो भी विकास करता है, वो अपनी सीमाओं में रहकर करे। वो अपनी सीमाओं को ना लांघे। सीमाओं में रहकर भी संभावनाओं को उत्पन्न किया जा सकता है। अगर हम अपनी सीमाओं में रहेंगे तभी जाकर हम पृथ्वी का जो संतुलन है उसे बना रख पाएंगे और साथ ही साथ एक खुशहाल जीवन जी पाएंगे। तो इसीलिए बच्चों अब आप लोग समझ गए होंगे कि प्रकृति के साथ रहना जरूरी है। तकनीकी विकास भी उतना ही जरूरी है, प्रौद्योगिकी भी जरूरी है, लेकिन हमें पूरा ध्यान रखना है कि हम प्रकृति को किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचाएं। अगर हम प्रकृति का ह्रास करेंगे तो उसमें जो मानव जीवन है, जो मनुष्य का जीवन है, उनको भी नुकसान पहुंचेगा। तो बच्चों ये आज के मुख्य बिंदु थे जिन पे हमने चर्चा करी। आज हम यहीं पर विराम लगाएंगे। नेक्स्ट बच्चों मैंने आपको
गृह कार्य दिया है। ये जितने भी प्रश्न हैं इनका जो पैटर्न है वही पैटर्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आता है। आज मैंने आपको जो पढ़ाया है उसी के ऊपर मैंने आपको ये गृह कार्य दिया है। जो स्टार्टिंग के 2 प्रश्न हैं ये अति लघु हैं, जिसे आपको एक एक लाइन का लिखना होगा। जो तीसरा और चौथा प्रश्न है ये आपके लघु के हैं, 4-5 लाइन का आंसर आपको इसमें लिखना होगा। और सबसे अंतिम प्रश्न ये विस्तृत प्रश्न है जो आपको 150 शब्दों में लिखना होगा। तो बच्चों जो भी मैंने आपको पढ़ाया है उसे आप रिवाइज करिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाइए, और ये जो मैंने आपको गृह कार्य दिया है इसे आप लोग जरूर करिए। एक बात बच्चों आपसे कहना चाहूंगी कि भूगोल एक ऐसा विषय है जिसे आप लोग प्लीज रटिए नहीं, आप लोग इसको रट के याद मत कीजिए, आप लोग इसको समझिए। अगर आप लोग भूगोल को समझ के याद करेंगे तो आप लोगों को बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो ये याद रखिए, भूगोल को रटना नहीं है, भूगोल को समझ के याद करना है।